इस मैप को देखिए, ये मैप दिखाता है कि हर 100 रुपए जो एक स्टेट देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स में, उसको कितने रुपए रिटर्न में मिलते हैं। अब तमिलनाडु और बिहार के डिफरेंस को देखिए, जहाँ तमिलनाडु को 30 रुपए मिलते हैं सेंटर से हर 100 रुपए देने के लिए, बिहार को मिलते हैं 922 रुपए। The budget allocated for new lines to the southern railways is only 59 crores and the northern railways is 13,200 crores. ये आप दूसरी स्टेट्स के साथ भी देख सकते हैं, जहाँ साउथ इंडियन स्टेट्स को कम पैसे मिलते हैं और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को ज्यादा पैसे मिलते हैं। और कई साउथ के पॉलिटिकल लीडर्स ने दावा किया है कि एक उदाहरण है फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन का। Tamil puts 1 rupee and we get 30 to 35 paise back. It's the lack of progress. It's like throwing money down a well. वो ये भी कहते हैं कि हमने तो अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली, पर यूपी बिहार ये कर नहीं पाए, तो हम क्यों पेनल्टी दें इस चीज के लिए। तो क्या उनका आर्गुमेंट सही है? इसको हम बहुत डिटेल से समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि साउथ इंडियन स्टेट्स के कौन से आर्गुमेंट हैं। साउथ इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स का मेन आर्गुमेंट ये है कि सेंट्रल सरकार उनको ढंग से ट्रीट नहीं कर रही, जितना उनको पैसा मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा। और ये विवाद और बढ़ गया 2018 में, जब इंडिया के 15th फाइनेंशियल कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी। अब उन्होंने क्या कहा, उसको समझने के लिए हमें इंडिया के इतिहास को समझना होगा। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 1947 में इंडिया आजाद हुआ और उसके बाद हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कई सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे, जिसमें एक सबसे जरूरी सवाल था कि इंडिया में कई स्टेट्स हैं, तो हमारी सरकार कैसे डिसाइड करेगी कि किस स्टेट को कितना पैसा मिलना चाहिए। जैसे विंध्य प्रदेश, जो आज की उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश स्टेट्स पर बनाई गई थी, उसका एनुअल रेवेन्यू था 2.5 करोड़ रुपए, जबकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी का टैक्स रेवेन्यू 10 करोड़ से भी ज्यादा था। तो कैसे डिसाइड किया जाए कि कितना पैसा बॉम्बे स्टेट को मिलेगा और कितना विंध्य प्रदेश को। इस चीज को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर, इंडिया के लॉ मिनिस्टर, ने 1951 में एक फाइनेंस कमीशन बनाया जो हर 5 साल में बनाया जाएगा। इस कमीशन को 2 चीजें आंसर करनी थी कि जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसमें से कितना सेंटर को जाएगा और कितना स्टेट्स को, और फिर जो स्टेट्स को जाएगा तो स्टेट्स के बीच में वो पैसा कैसे बटेगा। अब इंडिया का जो 15th फाइनेंस कमीशन था, जो 2017 में बनाया गया, उसकी भी यही जिम्मेदारी थी। और उस कमीशन ने 6 फैक्टर्स बताए जिनके बेसिस पर ये पैसा बटेगा। अब इन 6 में से एक फैक्टर था जो साउथ इंडियन पॉलिटिशियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो था पॉपुलेशन, जिसको 15% वेटेज दी गई। अब उनकी प्रॉब्लम एक्चुअली पॉपुलेशन नहीं थी, उनकी प्रॉब्लम ये थी कि फाइनेंस कमीशन 2011 सेंसस डेटा यूज करेगा पॉपुलेशन के लिए और ना कि 1971 का डेटा। अब आप पूछोगे ये प्रॉब्लम क्यों है? ऑब्वियस सी बात है कि हमें लेटेस्ट डेटा यूज करना चाहिए, तो हमें 2011 का डेटा यूज करना चाहिए, ना कि 50 साल पहले का 1971 का डेटा। और इस चीज को समझने के लिए हमें 50 साल पहले जाना होगा। – 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू करी। The president has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर एक 42nd अमेंडमेंट पास करी। इस अमेंडमेंट के जरिए सरकार ने कहा कि जब भी कोई सरकारी डिसीजन लिया जाएगा जहाँ पॉपुलेशन इन्वॉल्व होती है, तो हम 1971 का डेटा यूज करेंगे, चाहे वो टैक्सेस की बात हो या फिर दूसरे डिसीजंस की बात हो। इंदिरा गांधी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि 1961 और 1971 के बीच इंडिया की पॉपुलेशन 35% तक बढ़ गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार ने सभी स्टेट्स को कहा कि उनको अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी होगी, जिस वजह से नसबंदी भी स्टार्ट करी गई। पर कुछ स्टेट को एक डर था, उनको ये डर था कि अगर उन्होंने अपनी पॉपुलेशन रोक ली तो क्या इसका मतलब है कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से कम पैसा मिलेगा। इस डर के चलते ही इंदिरा गांधी ने सभी स्टेट्स को कहा कि आप चिंता मत करो, हम 1971 का सेंसस डेटा यूज करेंगे ऐसे डिसीजंस के लिए। तो अगर आपने अपनी पॉपुलेशन कम कर ली, ऐसा नहीं है कि सेंटर आपको कम पैसा देगा टैक्स में। और अगले कुछ सालों के दौरान कई साउथ इंडियन स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ कम कर दी। जैसे 1971 और 2011 के बीच जहां केरला की पॉपुलेशन 56% तक बढ़ी, यूपी की पॉपुलेशन 130% तक बढ़ी। इसी वजह से जब 2018 में फाइनेंस कमीशन ने कहा कि वो 1971 का पॉपुलेशन डेटा नहीं बल्कि 2011 का डेटा यूज करेंगे, तो कई साउथ इंडियन स्टेट इससे खुश नहीं थी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को अपनी नाराजगी से अवगत कराया, क्योंकि इस चेंज की वजह से साउथ इंडियन स्टेट्स को सेंटर से हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा था, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार को 30,000 करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ है। पर जो कमीशन के मेंबर्स हैं, उनका मानना है कि कमीशन साउथ इंडियन स्टेट्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा। वो कहते हैं कि पैसा उन स्टेट्स को देना जरूरी है जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उनके कमीशन ने एक नया फैक्टर क्रिएट किया है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, जो उन स्टेट्स को ज्यादा पैसे देगा जिन्होंने हेल्थ, एजुकेशन और दूसरी इंडिकेटर्स
में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जिसका मतलब है कि साउथ इंडियन स्टेट जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया ऐसी चीजों में उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। पर ये भी फैक्ट है कि अगर आप इस कमीशन के ओवरऑल फैक्टर्स देखोगे तो साउथ इंडियन स्टेट्स को घाटा ही होगा नए फैक्टर्स से। फिर साउथ इंडियन स्टेट्स ये भी कहते हैं कि पॉपुलेशन की वजह से यूपी और बिहार जैसी स्टेट्स को ज्यादा पैसा ही नहीं बल्कि भविष्य में ज्यादा पॉलिटिकल पावर भी मिल सकती है। जैसे याद है हमने इंदिरा गांधी के 42nd अमेंडमेंट के बारे में बात करी थी, जिसने ये कहा था कि सरकार के डिसीजंस 1971 के पॉपुलेशन डेटा पर निर्भर होंगे, जिसका मतलब था कि पार्लियामेंट में हर स्टेट की कितनी सीट्स होंगी वो भी 1971 के डेटा से ही डिसाइड होगा। और 15th फाइनेंस कमीशन की तरह अगर सेंट्रल सरकार 2011 का पॉपुलेशन डेटा यूज करेगी पार्लियामेंट की सीट्स डिसाइड करने के लिए, तो उसका अंजाम ये होगा कि साउथ इंडियन स्टेट्स की पार्लियामेंट्री सीट्स भी कम हो जाएंगी। 1962 में तमिलनाडु के पास 41 सीट्स थी लोकसभा में, जो अब 39 हो गई है, जिसकी वजह से तमिलनाडु के एक एमपी ने कहा कि ये भेदभाव है तमिलनाडु के खिलाफ, हमें सेंट्रल सरकार से टैक्सेस भी ढंग से मिलने चाहिए और हमारी लोकसभा सीट्स घटनी नहीं चाहिए बल्कि बढ़ा देनी चाहिए 41 को। अब ये वाजपेयी सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इस वजह से 2001 में उन्होंने डिसाइड किया कि पार्लियामेंट्री सीट्स चेंज नहीं होंगी अगले 25 साल तक, यानी 2026 तक। पर अब घड़ी 2026 में पहुंचने वाली है और अगर 2026 में 2011 का सेंसस डेटा यूज किया गया तो जहां तमिलनाडु को 8 कम लोकसभा सीट्स मिलेंगी, वहीं उत्तर प्रदेश को 11 ज्यादा सीट्स मिलेंगी। अब ये तो बहुत बड़े मुद्दे हैं। साउथ इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं कि छोटे छोटे मुद्दों में भी उनके खिलाफ भेदभाव किया जाता है। जैसे 2018 की एक रैली में फॉर्मर कर्नाटका चीफ मिनिस्टर ने एक सीरियस आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज मोदी सरकार काली मिर्च वियतनाम से इंपोर्ट कर रही है, जिसके लिए जिम्मेदार हैं अमित शाह के बेटे। अब ये काली मिर्च कहां से आई? 2018 में काली मिर्च के दाम बहुत गिर गए थे क्योंकि वियतनाम से काली मिर्च इंपोर्ट करी जा रही थी और इंडिया में बेची जा रही थी। अब ये आम जनता के लिए तो अच्छी है क्योंकि हमें काली मिर्च सस्ती में मिल रही है, पर नुकसान झेलना पड़ा कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के काली मिर्च के किसानों को। काली मिर्च के कई किसान कर्नाटका के कोडगु डिस्ट्रिक्ट से हैं और कांग्रेस मिनिस्टर सिद्धारमैया इन्हीं किसानों के हित में बात कर रहे थे। फिर 3 साल बाद कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, स्पेशली तमिलनाडु के लीडर्स, और गुस्से में आ गए जब जीएसटी कमेटी ने ये निर्णय लिया कि नारियल का तेल जो 1 लीटर से कम क्वांटिटीज पर बेचा जाता है उस पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा। अब साउथ इंडियन स्टेट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी करती है नारियल का तेल और कंज्यूम भी, जिसकी वजह से ही तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि उनकी स्टेट और गरीब लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। sent in a written submission saying that we oppose this hike. उन्होंने कहा कि गरीब खानदान 1 लीटर से ज्यादा तेल नहीं खरीदते, तो अगर ज्यादा टैक्स लगा दिया जाएगा तो उनके लिए एक बहुत जरूरी चीज और महंगी हो जाएगी। उन्होंने ये भी प्रश्न पूछा कि दूसरे तरीके के तेलों पर सेम 18% का जीएसटी क्यों नहीं लगाया जा रहा। इन बड़े और छोटे मुद्दों की वजह से कई साउथ इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स ये मानते हैं कि सेंट्रल सरकार उनके खिलाफ भेदभाव कर रही है। पर अब समझने की कोशिश करते हैं कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का क्या आर्गुमेंट है। तो साउथ इंडियन स्टेट्स का आर्गुमेंट है कि वो ज्यादा टैक्स देते हैं पर उनको इतना मिलता नहीं है। अब इस सेंटेंस का जो पहला पार्ट है वो सही है। 2016 के डेटा के हिसाब से केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इंडिया के 20% लोग हैं, जबकि उनका कंट्रीब्यूशन इंडिया के टैक्स रेवेन्यू में 30% है। पर कई नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का आर्गुमेंट ये है कि ये प्रोग्रेस साउथ इंडिया कर पाया है कुछ सरकारी पॉलिसीज की वजह से, जैसे फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी जो लागू हुई थी 1952 में। अब उस समय हमारी सरकार चाहती थी कि पूरे देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुए, जिसकी वजह से सरकार ने कंपनीज को सब्सिडी देना चालू किया अगर वो मिनरल्स इंडिया के एक भाग से दूसरे भाग में ट्रांसपोर्ट करती है। तो जैसे मान लिया अगर आपने कोई मिनरल माइन किया छत्तीसगढ़ में, आप उसको फिर दिल्ली या फिर चेन्नई तक पहुंचा सकते हैं बहुत कम कीमत पे, क्योंकि सरकार आपको सब्सिडी दे रही है। अब इसका अंजाम ये हुआ कि कंपनीज अपनी फैक्ट्रीज लगाने लग गई उन शहरों में जहाँ मार्केट्स पास थी या फिर जहाँ पोर्ट्स थे, क्योंकि अगर आपको सरकार सब्सिडी दे रही है झारखंड से चेन्नई मिनरल ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो आप अपनी फैक्ट्री झारखंड में क्यों बनाओगे? इससे अच्छा चेन्नई में बना दो, जिसके पोर्ट से जरिए आप दूसरे देशों में बेच सकते हो। और ऐसा ही हुआ। इस पॉलिसी का फायदा हुआ उन स्टेट्स को जहां पोर्ट्स थे और उन स्टेट्स को जहां बड़ी बड़ी मार्केट्स थी। पर इससे नुकसान हुआ बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल जैसी स्टेट्स को जहां मिनरल्स माइन किए जा रहे थे। जैसे टाटा ग्रुप ने डिसाइड किया था कि वो बिहार में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि बिहार में इतने मिनरल्स थे, पर फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी आने के बाद उन्होंने ये डिसीजन कैंसिल कर दिया। इस पॉलिसी को करीब 40 साल बाद 1993 में हटाया गया। पर कई एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी से साउथ इंडियन स्टेट्स को इतना भी बेनिफिट नहीं मिला। उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि कंपनीज ने अपनी फैक्ट्री साउथ इंडियन स्टेट्स में बस फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी की वजह से नहीं लगाई, बल्कि इस वजह से भी लगाई क्योंकि हर फैक्ट्री को एजुकेटेड और स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं और ऐसे लोगों की संख्या साउथ इंडियन स्टेट्स में ज्यादा थी।
कई लोग ये आर्ग्यू करेंगे कि नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ उल्टा डिस्क्रिमिनेशन होता है। रिसेंटली आपने न्यूज देखी होगी कि ऐसे बिहारी माइग्रेंट्स को टारगेट किया जा रहा था तमिलनाडु में। It's been 2 to 3 days now that alleged videos of attacks on migrants from Bihar working in Tamil Nadu have gone viral, creating panic amongst the laborers. अब बाद में ये जरूर दिखाया गया कि ये वीडियोस फेक थे। बाल मुरुगन ने बिहारी श्रमिकों से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो क्लिप्स को फर्जी बताया। पर कई नॉर्थ इंडियन माइग्रेंट्स के बीच में एक डर है और कई लोग का दावा है कि साउथ इंडियन स्टेट्स ने जो ग्रोथ देखी है उसमें यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों के मजदूर का बहुत बड़ा भाग है। तो क्या डिस्क्रिमिनेशन साउथ इंडियन स्टेट्स के खिलाफ हो रहा है या नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के खिलाफ? फिर इनके अलावा कई और आर्गुमेंट दिए जाते हैं नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के, वो है इनकम डिस्टेंस। जैसे अगर आप इस मैप को देखोगे तो सबसे ज्यादा पैसा नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स को मिल रहा है। ये क्यों हो रहा है? राठिन रॉय जो 13th फाइनेंस कमीशन के इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उन्होंने बताया कि 15th फाइनेंस कमीशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस बेसिकली देखता है कि आपकी स्टेट की एवरेज इनकम क्या है और वो एवरेज इनकम इंडिया की सबसे अमीर स्टेट की एवरेज इनकम से कितनी दूर है। जितना ज्यादा ये इनकम डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा पैसा मिलेगा और ये इनकम डिस्टेंस डिसाइड करता है कि 45% टैक्सेस किस स्टेट के पास जाएंगे, जबकि पॉपुलेशन बस 15% ही डिसाइड करती है। इसी इंटरव्यू में मिस्टर रॉय एक और आर्गुमेंट बोलते हैं। Hindustan Lever is headquartered in Bombay, but does Hindustan Lever make its money only in Bombay? Does it not sell soap and shampoo and other such things in North and South Indian states? So is it fair to make a calculation that where a company is headquartered and where it pays its taxes is where it earns its income? Of course not. तो बेसिकली सवाल ये है कि साउथ इंडियन स्टेट में जो फैक्ट्रीज है उनका लेबर आता कहाँ से? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। 2001 और 11 के बीच साउथ इंडियन स्टेट्स की माइग्रेंट पॉपुलेशन 50% तक बढ़ गई थी। ये हुआ क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया में लिटरेसी रेट और बेहतर एजुकेशन रही है। साउथ इंडियन लेबर जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए अब्रॉड गया है, जैसे गल्फ या फिर अमेरिका। आप मानोगे नहीं, पर अमेरिका में फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज स्पेनिश या फिर इंग्लिश नहीं है बल्कि तेलुगु है, जिसकी वजह से एक लेबर शॉर्टेज हुई है। जैसे साउथ इंडिया में कई फैक्ट्रीज जो हार्ड मैन्युफैक्चरिंग करती है उनके लिए लोकल लेबर ढूंढना मुश्किल है। तो ये लेबर कहाँ से आता है? बंगाल, झारखंड, यूपी या फिर बिहार जैसे स्टेट से। फिर कई एक्सपर्ट ने इस चीज के बारे में भी बात करी है कि अंग्रेजों के राज के दौरान बंगाल प्रेसिडेंसी, जिसमें बिहार भी शामिल था, उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी की डेवलपमेंट को फंड किया था। इसी वजह से कई लोग ये दावा करते हैं कि हम क्या ये कह सकते हैं कि साउथ इंडियन स्टेट्स की डेवलपमेंट के लिए बस साउथ इंडियन लेबर और कैपिटल ही जिम्मेदार है। दूसरे लोग का मानना है कि नहीं, नॉर्थ इंडियन लेबर और नॉर्थ इंडियन कैपिटल इस चीज के लिए भी जिम्मेदार है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इस सोल्यूशन के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन पर नजर डालनी चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जिसका मतलब है कि हमारा देश सेंटर और स्टेट्स के बीच में एक पार्टनरशिप है। हमारा देश कोई किंगडम नहीं है और ना ही हमारा देश यूरोपियन यूनियन की तरह जहाँ हर स्टेट एक सेपरेट देश है। इस यूनियन का मतलब है कि कोई एक स्टेट का फुल कंट्रोल नहीं है अपने टैक्सेस पर। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के साथ मिलकर डिसाइड करेगी कि किसको कितना पैसा मिलना चाहिए। तो इसीलिए अगर टैक्स साउथ इंडियन स्टेट से नॉर्थ इंडियन स्टेट्स ट्रांसफर हो रहा है तो वो हमारे देश की खामी नहीं होनी चाहिए बल्कि हमारे देश की खूबी होनी चाहिए। अब ये जरूर है कि साउथ इंडियन पॉलिसी मेकर्स और लोगों ने बहुत मेहनत करी अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, पर इस ग्रोथ और डेवलपमेंट में नॉर्थ इंडियन लेबर और कई सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज का बहुत बड़ा हाथ था। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी समझना चाहिए कि साउथ इंडियन स्टेट्स इतनी डरी हुई क्यों है, क्योंकि उनको लगता है कि पैसे के साथ साथ पॉलिटिकल पावर भी नॉर्थ इंडिया की तरफ ही जा रही है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है आश्वासन देना साउथ इंडियन स्टेट्स को कि वो उनकी जरूरत के बारे में सोच रहे हैं। और कई स्कॉलर्स ने बात करी कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। जैसे अगर हम पॉलिटिकल पावर की बात करें तो मिलन वैष्णव ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट लिखी थी इसके बारे में। जैसे उन्होंने बात करी कि सेंट्रल सरकार लोकसभा सीट्स को पॉपुलेशन के हिसाब से चेंज कर सकती है, पर राज्यसभा में साउथ इंडियन स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन बढ़ा सकती है, क्योंकि राज्यसभा का मतलब ही काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है। जिससे राज्यसभा में इंडियन स्टेट्स अपने मुद्दे रख पाए पार्लियामेंट में। अब मैं इस सोल्यूशन की डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में नहीं करना चाहता, पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि सेंट्रल सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्रिएटिव सोल्यूशंस के बारे में सोचे जिससे कुछ हद तक सारी स्टेट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये कोई आसान प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करना। चाहे सेंट्रल सरकार कोई भी सोल्यूशन सोचे, कोई ना कोई स्टेट तो उससे बुरा मानेगी ही। पर बहुत जरूरत है कि हमारी सेंट्रल सरकार लगातार कम्युनिकेट करे स्टेट्स के साथ, ताकि किसी भी स्टेट को ये ना लगे कि उनके सपोर्ट के बिना किसी सोल्यूशन के बारे में सोचा जा रहा है। और ये बहुत अच्छा तरीका होगा ये प्रूव करने का कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर देखना। या हमने बात करी एक ऐसी स्टेट के बारे में जिसके बारे में ज्यादा बात होती ही नहीं है, उड़ीसा। और उड़ीसा में कैसे पिछले कई सालों के दौरान एक चेंज आया है, तो इस वीडियो को जरूर देखना।